प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग जो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे। पिछले वीडियो में टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, किन्हीं 4 गुणों को लिखे। आपको एग्जाम में जो है 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुणों को लिखे। तो उसका गुण क्या क्या है उसको देख लेते हैं। गुण से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। आप लोगों को हम रेगुलर क्लास में बताए थे विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा जो एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चल सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। या फिर आप लोग कहीं कहीं ये भी पढ़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आइए उसके गुण को देखते हैं। पहला गुण लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करता है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर यहाँ पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट लाइन जो है, स्पर्श रेखा जो है पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा। या पॉइंट बी पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये बिंदु बी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को ये बताएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसका, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये येलो वाला है और दूसरा जो है ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, और दोनों यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो कट कर रहा है तो हम देखते हैं क्या है, ये ऐसा कर सकता है। अगर ये कट कर रहा है, देखो यहाँ पर हम 2 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, इधर और एक इधर। हम लोग अभी पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। यानी एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का 2 डायरेक्शन है, और एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का 2 डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, ये असंभव है। इसी कारण 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करेंगे तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा को निरूपित करेगी, इसलिए जो कि संभव नहीं है, इसलिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक। अगला प्रॉपर्टी नंबर 3 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। यानी प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन जो है बाहर की ओर होगा, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा के डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ होगा। वही है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म हो जाता है। यहाँ से देखो धनावेश से शुरू हो रहा है, ये ऋणावेश पर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। यानी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ओपन लूप का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। एक प्रॉपर्टी हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र का निर्माण करते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रॉपर्टीज है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर फैली होती है वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काफी सटा सटा होगा, काफी करीब करीब होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर फैला होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। एक फिगर दिया गया है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, यहाँ पर देखो पॉइंट बी के सामने विद्युत क्षेत्र रेखा काफी दूर दूर फैली हुई है, और पॉइंट ए के सामने विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे से समान दूरी पर है। उसी प्रकार जो है पॉइंट सी के सामने जो विद्युत क्षेत्र रेखा है एक दूसरे से समान दूरी पर है। यानी पॉइंट ए पर पॉइंट सी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखें तो ये समान आएगा, और पॉइंट बी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इन दोनों की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। यही लिखा गया है कि
E A बराबर AC, यानी पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर है, लेकिन जो पॉइंट बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है उससे ये कम है। आप लोग को उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। 2 सेकंड के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखें। आप लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़े होंगे कि दो आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है, विद्युत बल जो है अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव होता है, यानी आकर्षात्मक भी होता है और प्रतिकर्षात्मक भी होता है। उसी संबंध में कूलाम ने नियम दिए थे और अपने स्टेटमेंट में बताए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एवं इस बल की दिशा जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसको ही कूलाम का नियम कहा जाता है। और आप लोग इसका फॉर्मूला भी आप लोग को बताया गया होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब ये चार्ज जो है निर्वात में स्थित होता है या हवा में स्थित होता है उसके लिए फॉर्मूला है। आगे इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, यानी कूलाम का नियम कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। तो कूलाम के नियम का जो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि कूलाम का नियम जो है केवल स्थिर बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, यानी जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तब उसके बीच लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर चार्ज गतिशील होगा, अगर चार्ज मूव करेगा तब उसके बीच जो बल लगेगा उसको हम लोग कूलाम नियम की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहला कमियां इसका क्या हो गया कि यह नियम जो है, कूलाम का नियम जो है केवल स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यह नियम केवल स्थिर बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा इसकी कमियां क्या है, तो कूलाम का नियम जो है ये 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर यानी एक फर्मी जो है, इसको 10 की घात -15 मीटर को फर्मी भी बोला जाता है। 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए ये कूलाम का नियम अप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर दो चार्ज के बीच, अगर दो आवेश के बीच की दूरी जो है 10 की घात -15 मीटर से कम होगा या उसके आसपास होगा तब उसके बीच लगने वाला बल जो है कूलाम नियम की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते। यानी कि वहां पर कूलाम का नियम काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस रेंज में ये जो डिस्टेंस है 10 की घात -15 मीटर, इस रेंज में एक नया फोर्स कार्य करता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल कहा जाता है। और आप लोग नाभिकीय बल के बारे में पढ़े होंगे कि नाभिकीय बल जो है नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है उसको आपस में अट्रैक्ट करके बांध करके रखता है। तो दूसरा कमी हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है, यानी यह नियम 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में नाभिकीय बल कार्य करता है। नाभिकीय बल कार्य करता है। यानी आप लोग से अगर 2 नंबर में पूछा जाए कि कूलाम नियम की सीमाएं को लिखे तो आप लोग ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है केवल स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं आप लोग कि कूलाम का नियम जो है 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू
नहीं होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसके एसआई मात्रक को लिखें। ये सवाल जो आपको बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, फिर इसके एसआई मात्रक के बारे में जानेंगे, फिर इसके अतिरिक्त भी पॉइंट है उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसको समझते हैं। तो जब आवेश का वितरण जो है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर जो है एक समान रूप से किया जाता है, तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से किया जाता है, तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। मान लेते हैं एक सरफेस है, पृष्ठ है, जिसका एरिया ए है, और इस पर जो है हम लोग क्यू चार्ज को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए, वितरित किए, तो इसका पृष्ठीय घनत्व क्या होगा? इसका पृष्ठीय घनत्व यानी इसके एकांक एरिया पर जितना चार्ज होगा उसी को पृष्ठीय घनत्व बोला जाता है। यानी क्यू अपॉन ए जो होगा इसी को आवेश का क्या बोला जाता है? पृष्ठीय घनत्व, और इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। यानी सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ए। यानी परिभाषा यहां से आप लोग अच्छे से बना सकते हैं कि जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर, किसी वक्र पर, किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से किया जाता है, तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, और इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। चलिए इसको लिख भी लेते हैं। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से किया जाता है, तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, और सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए, जहां क्यू जो है उस पृष्ठ पर कुल चार्ज और ए उसका एरिया हो जाएगा। अगला सवाल का भाग है कि इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? पृष्ठीय घनत्व का मात्रक। तो मात्रक यानी फॉर्मूला हमको मालूम है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो क्यू का मात्रक आप लोग पढ़े हुए क्या होता है? कूलम होता है, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक जो है मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि इसके विमीय सूत्र को क्या, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसके विमीय सूत्र को हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसका विमीय सूत्र 80 होता है, और ये जो एरिया इसका विमीय सूत्र एल स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा एल की घात माइनस 2 हो जाएगा। यानी आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा ATL-2। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, समरूप तथा असमरूप विद्युत क्षेत्र को समझाएं। आपके एग्जाम ये सवाल पूछा जा सकता है कि समरूप तथा असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र होता क्या है और असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आप लोग सुन के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है? पहला, समरूप विद्युत क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है, उसको क्या बोला जाता है? समरूप विद्युत क्षेत्र। एक बार और आप लोग सुन लीजिएगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार से देंगे कि वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब समरूप विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे कैसे? तो समरूप विद्युत क्षेत्र को जो है समांतर व समदूरस्थ रेखाएं द्वारा दिखाया जाता है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए कुछ इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट बी ले लिए और इसके एक पॉइंट सी ले लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो पॉइंट ए पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वही पॉइंट बी पर भी होगा और वही पॉइंट सी पर भी होगा। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र के किसी भी पॉइंट की बात करेंगे उस पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा? समान आएगा। फिर आगे हम लोग समझ लेते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग हो, उसको क्या कहा जाता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग एक बार और अच्छा से सुन लीजिएगा कि वह विद्युत क्षेत्र जिसके विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भिन्न भिन्न होता है, ऐसे विद्युत क्षेत्र को असमरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसको दिखाएंगे कैसे? तो असमरूप विद्युत क्षेत्र को कुछ इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए मान यहाँ लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ अलग होगा, पॉइंट बी पर अलग होगा, पॉइंट सी पर अलग होगा। हम लोग विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है उसके प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि जहां पर विद्युत क्षेत्र का पास होता है, एक दूसरे के काफी करीब होता है, वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे से दूर दूर फैला होता है वहां पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो पॉइंट ए के सामने जो है विद्युत क्षेत्र रेखा काफी नजदीक है इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। पॉइंट बी पर इसकी अपेक्षा ज्यादा है तो पॉइंट बी पर भी ज्यादा होगा और पॉइंट सी पर क्या होगा? सबसे कम होगा। यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग है। और ये जो है किसके लिए है? तो असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है और असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि को समझाएं। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है इसको समझना। ये क्वेश्चन जो है आवेशन की विधियां से लिया गया। आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे आवेशन की विधियां, यानी वस्तु जो है उसको किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। आप लोग को बताया गया होगा कि किसी भी वस्तु को हम लोग 3 टाइप से उसको आवेशित कर सकते हैं। पहला जो है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा था संपर्क द्वारा आवेशन और तीसरा क्या था? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? इसमें जो है 2 उचित प्रकार के वस्तु को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, जिसके कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित हो जाता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वह ऋणावेशित हो जाता है। यानी घर्षण द्वारा आवेशन में जो है विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं।
जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धनावेशित हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक समझ सकते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाता है और रेशम के कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। दूसरा क्या था, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है कि एक आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के कांटेक्ट में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में लाने पर क्या होता है, जब वो कांटेक्ट में आता है तो दोनों पर चार्ज जो है समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों पर आवेश जो है समान मात्रा में बंट जाता है। फिर से दोनों को अलग कर लेते हैं तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो है इस पर धनावेश है और ये अनावेशित है, इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज क्या होगा, दोनों पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर से इसको हटा लेंगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज। अगर इस पर धनावेश है तो इस पर भी धनावेश हो जाएगा, अगर इस पर ऋणावेश है तो इस पर भी ऋणावेश हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि संपर्क द्वारा आवेशन में किस प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। अब जो है प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन जो है आवेशन की वह विधि है जिसमें अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के कांटेक्ट में लाए बिना, संपर्क में लाए बिना उस पर जो है विपरीत प्रकृति के आवेश को उत्पन्न किया जाता है। आवेशन की यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ लिखा गया है कि आवेशन की वह विधि जिसमें अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उस पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न किया जाता है। आवेशन की यह विधि जो है क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है उसका कुछ चरण दिया गया, उसको समझते हैं। सबसे पहले चरण 1 में ये जो एक अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु कहने का मतलब क्या, इस पर जितना मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही मात्रा में निगेटिव चार्ज है, अर्थात ये न्यूट्रल है। जब इस वस्तु के सामने हम एक धनावेशित वस्तु को लाए हैं, उसके सामने कांटेक्ट में नहीं है, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही क्या था, निगेटिव चार्ज था। अब ये जो है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था वो सब इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गया और जितना भी धनावेश था वो विपरीत तरफ चला गया है, यानी धनावेश और ऋणावेश जो एक दूसरे से अलग हो गया। फिर यहां से इसको क्या किया, तीसरे चरण में इसको जो है पृथ्वी से जोड़ दिया गया, अर्थ कर दिया गया, भू संपर्कित कर दिया गया। अब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर जाकर इस सभी धनावेश को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस सभी धनावेश को न्यूट्रल कर देंगे और ये जो ऋणावेश है ये इसके साथ अभी क्या है, बॉन्डेड है, बद्ध है। फिर अगला स्टेप में क्या किया गया, इस भू संपर्कित को हटा दिया गया है, जिस वजह से इस पर जो है ये जो ऋणावेशित चार्ज है इस पर इसी से बद्ध है। फिर अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा, अगला स्टेप इसको अगर हटा लेंगे तो फिर से ये जो है इस पर ऋणावेश जो है एक समान रूप से पूरे पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस प्रकार से जो है प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेश को उत्पन्न किया जाता है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में सवाल एक पूछा जा सकता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में किस प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसके SI मात्रक को लिखिए। विद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पृष्ठ है, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ये विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत स्थित है। तो इससे होकर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगा वही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कुछ इस टाइप से परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यही बात यहाँ लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की
संख्या को या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जैसे ये पृष्ठ है, ठीक, और इस पृष्ठ से 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके परपेंडिकुलर गुजर रही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फाई बराबर जो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए जो है एरिया वेक्टर है, जिसको क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। अब इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो ये फाई ई आ जाएगा, ई ए cos थीटा आ जाएगा। ये इसका डॉट प्रोडक्ट है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ई ए cos थीटा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 11th में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी cos थीटा होता है। उसी प्रकार वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा? ई ए cos थीटा। जहाँ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ए क्या है? क्षेत्रफल का मान है, और थीटा क्या है? थीटा जो यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। अगर आपसे सवाल में अगला था कि इसके SI मात्रक को लिखे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई ए cos थीटा। अब किसी भौतिक राशि का अगर हम फॉर्मूला जानते हैं तो उसका SI मात्रक हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। तो ई का SI मात्रक क्या होता है? ई का न्यूटन प्रति कूलम होता है। और एरिया का मात्रक क्या होता है? तो एरिया का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से इसका SI मात्रक क्या आ जाएगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ जाएगा। अगर आपसे बीमीय सूत्र पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो बीमीय सूत्र इसका हो जाएगा m की घात 1, l की घात 3, t की घात -3, a की घात -1 हो जाएगा। आप लोग को ये जो है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर।